हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से MIS बाय इशू शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हमारी क्लास रहेगी पॉलिटी की, और जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम लोकसभा की थ्योरी और उसके बाद लोकसभा से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, MCQ बनते हैं, वो सब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। संसद संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। संसद, आप सभी को पता होगा कि संसद किन से मिलकर बना है। तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर बना है। पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 2 अंग हैं। कौन कौन से? संसद के अंग तो 3 हैं और सदन 2 हैं। अंग अगर पूछा जाए तो यही होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर सदन पूछा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा रहेंगे। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। यानी कि केंद्र स्तर पर अगर कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं संसद से संबंधित प्रावधान? आर्टिकल 79 से 122 में और भाग 2 के अंतर्गत, अध्याय 2 के अंतर्गत, भाग 5 और अध्याय 2 के अंतर्गत। आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी, क्योंकि अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको समाप्त कर दिया गया है। जो 2 आंग्ल भारतीयों को चुना जाता था ना, राष्ट्रपति अपने मतलब मनोनीत करते थे। और आंग्ल भारतीय होते क्या? आंग्ल भारतीय वो होते हैं मतलब जिस संतान के माता पिता में से या तो माता इंडिया की हो या जो पिता हैं वो भारत के हों, इंडिया के हों मतलब, और जो एक है मतलब माता पिता में से एक इंडिया का हो और एक किसी बाहर किसी अन्य देश का हो, तो उसको कहते हैं हम आंग्ल भारतीय। फिर है इस संबंध में संविधान अधिनियम 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधित व्यवस्था अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। देखो, इसको समाप्त कर दिया गया था 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था निष्प्रभावी हो गई है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। मतलब जो अभी राज्यवार जो सीटें आवंटित कर रखी है ना कि इस राज्य से इतनी सीटें होंगी, लोकसभा में इस राज्य से इतनी होंगी, तो ये 1971 में जो जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। उसके बाद से दोबारा से आवंटन नहीं किया गया है, 1971 में ही किया गया था। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात पहली जनगणना के जो आंकड़े होंगे उनसे क्या होगा, उनके बाद फिर चेंज किया जाएगा। मान लो 2026 में जनगणना हुई, उसके बाद जो हमें आंकड़े मिलेंगे फिर उसके आधार पर जो है सीटों का आवंटन किया जाएगा। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। विघटित करने का अधिकार है लोकसभा को, किसको? राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। अगर सत्रावसान करना है, विघटन करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, और जो स्थगन करना है मतलब रोकनी है कुछ समय के लिए, तो वो कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं, यानी लोकसभा के स्पीकर। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। अनुच्छेद 94 अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य करेंगे। अब सीधी सी बात है भाई, क्लास में कोई मॉनिटर है, क्लास में कोई मॉनिटर है, जो क्लास वाले होंगे उन्हीं में से तो उनको चुन लिया जाएगा ना।
कि ये मॉनिटर रहेगा क्लास का। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो राज्यसभा के वो अध्यक्ष को सौंपता है। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को देगा, अध्यक्ष होंगे वो उपाध्यक्ष को देंगे। जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्याग पत्र। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? कि मान लो मॉनिटर है, उसको कैसे हटाया जा सकता है? पूरी क्लास कहेगी कि भाई ऐसे ऐसे इसका बिहेव है और ये अच्छे नहीं है, क्लास से जो है बदतमीजी से पेश आते हैं, तो मॉनिटर को हटा देते हैं ना फिर कि चलो ये मॉनिटर नहीं है, दूसरा बनाते हैं। तो ऐसा ही कुछ है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के मेंबर ही हटाएंगे, क्योंकि उन्हीं में से चुना हुआ वो सदस्य है। अनुच्छेद 94 अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। यानी कि अगर वही मतलब जो है पत्र ला दिया गया है कोई मतलब उपाध्यक्ष को या अध्यक्ष को हटाने के लिए, मतलब चर्चा चल रही है कि इसको हटाना है, तो 14 दिन से पहले मतलब ये डेट निर्धारित कर देगी कि इस डेट को इसको क्या करना है, पद से इसको क्या करना है, त्याग देना है इसको। और लोकसभा की कोई बैठक चल रही है तो उसके 14 दिन पहले भी वो क्या है, मत देने के अधिकारी नहीं होंगे। ठीक है, वो निर्णायक मत नहीं दे सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत क्या होता है? निर्णायक मत ये होता है कि मान लो दोनों सदनों की जो है जो दो पार्टी हैं और दोनों पार्टियों की जो वोट है वो मतलब समान है, सेम है। मान लो उनके भी वोट उतने ही, इनके भी वोट इतने ही। एक पार्टी है, बी एक पार्टी है, दोनों पार्टियों की जो वोट है वो सेम है, तो उसमें निर्णायक मत कौन देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। लेकिन अगर उसको हटाने की बात चल रही है तो वो अपना निर्णायक मत उसमें नहीं दे सकेंगे। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा को शपथ दिलाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? ये प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं लोकसभा के चुनाव हुई जस्ट बाद, लोकसभा के चुनाव होते ही जो पहली बैठक होगी तो उन्हीं में से जो मतलब वो जो सबसे वृद्ध होंगे ना, सबसे वृद्ध होंगे, जो सबसे बड़े होंगे उम्र में, उनको एक दिन के लिए, सिर्फ उसी दिन के लिए क्या है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। वो क्या करता है कि जो नए अध्यक्ष हैं, जो नए मेंबर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। और फिर वही क्या करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को जब चुन लिया जाता है तब उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है प्रोटेम स्पीकर की, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए चुने जाते हैं। जो नए मेंबर होते हैं ना लोकसभा और राज्यसभा के, चुनाव के बाद सिर्फ उनको शपथ दिलाने के लिए इनको क्या किया जाता है, इनका मतलब चयन किया जाता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक स्तर की अंतिम बैठक और आगामी स्तर की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी अगर लोकसभा की कोई बैठक होनी है तो 6 माह से अधिक का उसमें अंतर नहीं हो सकता। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 स्तर बुलाए जाते हैं, 2 बैठक बुलाई जाती है कम से कम, अन्यथा 3 बुलाई जाती है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। कोरम अगर आपसे पूछा जाए तो कोरम क्या है, तो ये क्या है, राज्यसभा या लोकसभा के जो कुल सदस्य होंगे और उसका 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। कितने भेजता है? 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए है। प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1925 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि प्रथम चुनाव कब हुए थे, कब तक चले थे, कितने सीटों के लिए हुए थे, तो ये है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे और 489 सीटों के लिए हुए थे। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। फिर है
27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक इस पद पर ये बने रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष, मतलब इनकी मृत्यु के बाद ये इनकी मृत्यु हो गई तो जो शेष कार्यकाल था, जो कार्यकाल बचा हुआ था, उसके लिए तत्कालीन उसी समय जो उपाध्यक्ष चुने गए वो कौन थे? एम अनंत शयन आयंकर लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो मीरा कुमार थी, और वैसे पूछा जाए कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज पे, और जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है कितनी होनी चाहिए? तो हमने थ्योरी में पढ़ा था आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो संसद के सदस्य भी तो वही होंगे ना जो लोकसभा और राज्यसभा के होंगे, क्योंकि संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा और राज्यसभा से। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी आयु अगर 25 वर्ष है तो संसद के सदस्यों की भी तो 25 वर्ष होगी ना। फिर लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है देखना है। निर्वाचन व्यय क्षमताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में, ये गलत है। राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में नहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देशन नियंत्रण में किया जाता है। फिर है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं, ये भी सही, यानी ए, बी और डी सही है। जो गलत है वो क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निवास करने वाले नहीं, भारत के नागरिक के द्वारा किया जाता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी गलत है। भारत के किसी नागरिक द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और डी हमारा फिर गलत ही रहेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन चूज करना था, तो सी हमारा जो है सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? तो किस आधार पर की जाती हैं? 1971 की जनगणना के आधार पर की गई थी ना, हाँ, जनसंख्या के आधार पर। तो किसके आधार पर की जाती है? जनसंख्या के आधार पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर है? तो किस जनगणना के आधार पर है? तो मैंने आपको बताया था ये 1971 की जनगणना के आधार पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना पर? तो 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद जो जनगणना होगी, पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर दोबारा इनको जो है आवंटित किया जाएगा सीटों को। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, तो ये हमारा जो वर्ष है वो है 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसको रोक दिया गया है 2026 तक। भारत के नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो 550 हो सकती है। कितनी? 550, क्योंकि इसमें 550 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर डी, लेकिन हो कितनी सकते हैं? तो 550। नेक्स्ट है, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है?
तो कौन सी है वो 7वां तथा 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो किस संशोधन ने कर दी थी, वो हुई थी 31st संविधान संशोधन में। फिर लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी है लोकसभा के सदस्यों की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है, वर्तमान में जो सदस्य संख्या वो कितनी है, वो है 543। फिर लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से, तो वो हो सकता है 20। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे। 2009 की बात हो रही है, तो कितने लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र थे राज्यों के थे, वो थे 530। बाकी जो 13 थे वो कहाँ से थे, संघ राज्य क्षेत्रों से थे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अभी हमने पढ़ा था 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान, तो ये किया गया हमारा अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, किन राज्यों में नहीं है अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित, तो वो नहीं है केरल तथा तमिलनाडु में। इसके अकॉर्डिंग और अगर देखें तो डिटेल देखो, आप यहाँ देख लेते हैं, जूम कर देते हैं थोड़ा। प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में यानी आगे जो भी है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे, किन किन में नहीं थे, प्रश्नकाल के दौरान यानी 1998 में नहीं थे, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश, इनमें नहीं थे। दादर और नगर हवेली में नहीं थे और लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्यों में भी नहीं थे। वर्ष 2008 के परिसंघ के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित कर दिए गए 2008 में, 1998 में नहीं थे लेकिन 2008 में कर दिए गए, जबकि शेष उपयुक्त राज्यों संघराज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है यानी वही स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों की लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है। दिल्ली को शामिल कर दिया गया है और लक्षद्वीप को भी शामिल पुडुचेरी को भी शामिल कर दिया गया है। यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं थे, पहले नहीं थे लेकिन अब कर दिए गए हैं दिल्ली और पुडुचेरी में। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो किसमें नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो वो है 84। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, वो हमारी रहेगी, तो वो होता है जैसे कुल जनसंख्या है किसी राज्य की और उसी राज्य में फिर अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या, उनका जो अनुपात होता है उसके आधार पर जो इसका निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे हम इसको डिजिट में नहीं बता सकते, ऐसे इसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर इन्होंने दिया होता कि इस सन के अकॉर्डिंग, इस साल के अकॉर्डिंग, इस वर्ष के अकॉर्डिंग, तो हम बता देते, क्योंकि फिर हमें ये पता होता कि भाई इस वर्ष में इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी, अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम अनुपात का जो है पता लगा लेते, लेकिन इन्होंने वर्ष नहीं दिया तो ऐसे में हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे। ये देख लीजिए आप डिटेल के लिए थोड़ा सा, यहाँ अनुच्छेद 332 के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित संख्या की कुल संख्या से होगा जो कि उस राज्य के अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य
के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। तो मतलब ये जो है अगर वर्ष दिया होता तो ही हम निकाल पाते। देखो वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटें वो कितनी थी, 8 थी और 6 थी। वर्ष 2008 के परिसमन के बाद कितनी थी, 10 और 7 थी। तो ऐसे अलग अलग होती हर वर्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। और ये 2005 की बात है जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है, तो हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब जो वर्तमान में कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन 1997 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे मध्य प्रदेश था। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश रहेगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है, तो अभी किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, पहली बात तो राष्ट्रपति के पास है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात अब उनके भी पास नहीं है, क्योंकि अभी जो 104 बार जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है इनको हटा दिया गया है, तो ये जो सिस्टम था वो खत्म ही कर दिया गया है। राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता था, तो 2 आंग्ल भारतीयों को जो है मनोनीत कर सकते थे हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते थे, तो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते थे। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सिफारिश पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं राष्ट्रपति। हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था ना कि जो लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राज्यसभा को भंग कौन करता है, तो आपको नहीं लगाना है कि राष्ट्रपति करते हैं, कोई नहीं करता है। जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो उसके सदस्य है वो क्या होते रहते हैं, वो पद त्याग करते रहते हर 2 साल में। तो वो एक स्थायी सदन है, उसकी जो भंग है, विघटन है राज्यसभा का, उसका कोई नहीं कर सकता। कहीं आपने लोकसभा का पढ़ा है कि हाँ राष्ट्रपति जो है वो करते हैं विघटन और राज्यसभा का आ जाए और आप लगा दो राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। फिर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, अभी मैंने बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा, उसकी इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हुए ऐसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का स्तर आहूत कर सकता है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है, ये गलत है। क्योंकि 3 सत्रों का प्रावधान करता है ये सही है, और अनिवार्य नहीं है ये गलत है। अनिवार्य है भाई, 3 सत्रों को बुलाना अनिवार्य है। फिर एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो, ये बिल्कुल सही है। दिनों की कोई संख्या नहीं है निर्धारित कि भी हाँ इस दिन जो है संसद का चलना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1 और 3 इसमें सही है और आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने स्तर बुलाए जाते हैं, तो 3 स्तर बुलाए जाते हैं, अभी हमने देखा है। फिर है लोकसभा के कम से कम कितने स्तर बुलाए जाते हैं, अगर कम से कम की बात हो रही है तो हम 2 स्तर बुला सकते हैं 6-6 महीने के गैप पर। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो समाप्त एक अलग चीज है, तो समाप्त किसके द्वारा की जा सकती है, स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, तो सभी के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, और कौन करता है स्थगन, लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्तर का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। अभी हमने देखा, तो कौन है वो, लोकसभा स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। एक मिनट, सत्रावसान, अच्छा सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सत्रावसान करने के लिए जो प्राधिकृत है यानी जिनको अधिकार है वो कौन है, राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ाया जा सकता है अगर राष्ट्रपातकाल की घोषणा की गई हो, तब बढ़ाया जा सकता है, तो ये तो हमारा गलत है। फिर एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये भी नहीं है, क्योंकि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो बी भी गलत है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। और आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष नहीं, 2 वर्ष तो कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता, किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बढ़ाया जा सकता है तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और वो बढ़ाया जाता है राष्ट्रपातकाल की घोषणा के समय में। तो आंसर हमारा रहेगा सी। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है, तो हमने पढ़ा था लोकसभा का कोरम हो या राज्यसभा का कोरम हो, उनकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होगा। फिर लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? गणपूर्ति कोरम कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, तो 10वां भाग है वो, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है, तो ये 1/10। आंसर हमारा रहेगा सी। एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया और बार बार पूछा गया, और ये क्वेश्चन हो गए हैं हमारे ब्लर, नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे ही नहीं, कैसे हो गई पता नहीं। चलो ये कर लेते हैं हम, यहाँ आ जाते हैं, ये भी कर लेने लायक है नहीं, 1997 के दिए हुए हैं। इधर चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किस लोकसभा में केवल एक सीट है? केवल एक सीट है, कहाँ है वो? चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम के लिए। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो किस राज्य से किए जाते हैं 2 सदस्य? त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो है लद्दाख। निर्वाचन क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा की बात हो रही है, अगर मेंबर की बात हो रही है ना, कि मेंबर कौन देता है लोकसभा राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा, तो वो आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। और अनुसूचित जनजातियों की बात हो जाएगी, अनुसूचित जनजातियों के जो मेंबर वो कौन देता है, तो वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा जाए सर्वाधिक बड़ा राज्य कौन सा है निर्वाचन क्षेत्र में, तो वो हम कह देंगे लद्दाख। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो वो है गाजियाबाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा रुपए क्या है, तो हमने देखा था कि वो 95 लाख रुपए है, और ऑप्शन में 95 लाख रुपए नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। आंसर जो रहेगा वो रहेगा 95 लाख रुपए। यहाँ देख लो मैंने हाईलाइट कर रखा, देखो सीमा 95 लाख रुपए है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव व्यय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी होगी क्रमशः, तो वो होगी अनुसूचित जो जातियां हैं उनके लिए 5,000, अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके लिए 5,000 और 2,500। हाँ, जो सामान्य वर्ग की होगी लोकसभा में वो होगी 25,000, अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति वर्ग की वो हो जाएगी 12,500। अब की है ये, वर्तमान की है ये थी 2002 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग की होगी 10,000 और अनुसूचित जनजाति की होगी 5,000 वर्तमान के अकॉर्डिंग। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, अगर उसे कितना मत प्राप्त न हो तो 1/6। अगर उसको मत प्राप्त नहीं है तो वो क्या है, वो अपनी जमानत खो देता है। लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। 59 क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो मैंने कहा था थ्योरी पढ़ाते टाइम कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कब हुए थे पहले चुनाव? पहले चुनाव हुए थे 1952 में, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था, और जो प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो ये था 5वीं लोकसभा का।
जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1970 तक कार्य किया था। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? लोकसभा थी जो 9वीं, वो कब भंग की गई थी? वो की गई थी मार्च 1991 में। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन कब हुए थे? 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन वो कब हुए थे? वो 1998 में हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 11वीं लोकसभा है वो 1996 में हुई थी, बिल्कुल सही है। 7वीं लोकसभा 1982 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? वो 1980 में हुई थी, तो यही गलत है। 13वीं लोकसभा 1999 में हुई थी और 9वीं लोकसभा के जो चुनाव वो 1989 में हुए थे। गलत है, वो क्या है? 7वीं लोकसभा जो इन्होंने दे रखा 1982, तो 1980 आ जाएगा। लोकसभा का नेता कौन है? तो वो कौन है? प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्यसभा की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। गलत है ये। भारत के संविधान में अधिक कथित 50% गलत है ना। भारत के संविधान में अधिक कथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी जो कथन है वो सही नहीं है। आंसर हमारा जाएगा डी के साथ, न तो एक और नहीं दो। अगर डिटेल देखना चाहो तो आप यहाँ देख लो, ठीक है, देख लेना आप। भारत में लोकसभा का जो स्पीकर या अध्यक्ष है वो मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है या फिर निर्वाचित किया जाता है। तो उनका चयन किया जाता है लोकसभा सदस्यों में से, यानी चयनित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? संसद के सभी सदस्यों द्वारा? बिल्कुल नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करना तो हम लोकसभा में से ही करेंगे ना, लोकसभा के सदस्यों में से ही करेंगे। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? अपने पद की शपथ कौन नहीं लेता है? जो स्पीकर है वही नहीं लेते, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, कहाँ आए हुए थे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन नहीं लेते हैं? तो स्पीकर नहीं लेते हैं, आंसर जाएगा डी के साथ। फिर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो अध्यक्ष किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष को सौंपते हैं। ठीक है, तो यहाँ जाएगा हमारा आंसर उपाध्यक्ष। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? वही बात है भाई, किसे सौंपता है? तो वह आ जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के उपाध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो कैसे हटाया जा सकता है? उसके लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटा सकते हैं। फिर लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, बिल्कुल ये तो सही है। यदि लोकसभा प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले, ऐसा नहीं है यदि संसद के दोनों सदन नहीं। यही सही है, बी वाला आंसर जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है, तो लोकसभा के जो सभी सदस्य होंगे वही इसके लिए प्रस्ताव पारित करेंगे। आंसर देखो ये रहा बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, वही बात है, तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। फिर स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन? स्पीकर। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोकसभा के सदस्य उसको किसी टाइम हटा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री के लिए होता है सब, ठीक है, ये सब जो कंडीशन होती है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के लिए नहीं होगा, ये गलत है। यदि सामान्य अवधि से पहले संसद को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। फिर यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है, अब तक हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
देखो, जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, तो विघटन के पश्चात होने वाली लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। वह राष्ट्रपति के लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा नहीं है। आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन सेम क्यों सुना भाई, बिल्कुल सेम। फिर इसका आंसर हमारा यही सी रहेगा। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, यही हमारा रहेगा। यानी कि आंसर हमारा 3 के साथ जाएगा, केवल 3। ठीक है, बी में है ऐसा। देखो, फिर अब प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, क्या होता है? वो जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो प्रथम जो अधिवेशन होता है, प्रथम जो बैठक होती है, तो उनको शपथ दिलाता है। देखो यहाँ कहाँ है ऑप्शन में ऐसा कुछ। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना, बिल्कुल नहीं। सदस्यों को शपथ दिलाना, हाँ ये सही है। ठीक है, तो बी इसमें आंसर जाएगा। प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को जो है क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कब करते हैं? जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, है ना, मतलब एक जैसे वोट हो सभी पार्टियों के, दोनों पार्टियों के, विपक्ष के और पक्ष के, जो वोट होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उस स्थिति में वो क्या हो, अपना निर्णायक मत दे सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? ऐसा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 100 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, ये मैंने आपको बताया था। इसका आंसर आ जाएगा मावलंकर, यानी कि ए। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी मावलंकर थे। फिर प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वो कौन थे? तो वो भी कौन थे? जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला कौन थी? तो मीरा कुमार थी। लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। बिल्कुल सही है। यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा, ये गलत है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की, बिल्कुल सही है। और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही है। इसमें डी को 4 को और देख लेते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, ये गलत है। प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा नहीं रखा जाएगा। तो इसमें 1 और 3 सही है। आंसर हमारा जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, कौन सा अधिकार प्राप्त है? लोकसभा के विचार विमर्श में भाग लें, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ऐसा। सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल सही। मत बराबरी की अवस्था हो तो अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष की सीट पर बैठे हैं तो वो वही काम करेंगे ना। मत बराबरी की अवस्था में क्या करेंगे? मतदान करेंगे, अपना निर्णायक मत देंगे, अगर वो अध्यक्ष की सीट पर बैठे हैं तो। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है। और इसमें आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर हमारा रहेगा ओम बिरला। 88 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो थे पीए संगमा। कौन थे? पीए संगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष है वही तो संचालित करते हैं ना लोकसभा के सचिवालय को। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, वही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष आ जाएगा आंसर इसमें। फिर 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका हम आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि 15वीं लोकसभा की बात हो रही है और उसमें जो है, देखो इसमें स्टार लगा हुआ है, आंसर वैसे भी नहीं मिलेगा इससे। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महिला सांसदों की संख्या सबसे न्यूनतम किस लोकसभा में थी, किस वर्ष थी? तो वो थी 1977 में। पहली लोकसभा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, ये गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी,
ये सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, ये गलत है। आंसर हमारा जाएगा 2 के साथ, ठीक है? कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है इसमें। तो ये थे भई हमारे क्वेश्चन जो लोकसभा से बनते थे। 93 क्वेश्चन है बुक में, तो 90 के 3 मैंने जो है इस क्लास में लिए हुए हैं। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आप क्लास को रिवाइज़ करते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।